नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे सभी लोग और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम अंकित सर के ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों, हर संडे टू संडे इसमें वीकली मॉक टेस्ट आता है, आपको पता है। दोस्तों, आज हो चुकी है दोस्तों 2 जून, आज संडे है दोस्तों। इसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम 20 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर के प्लेलिस्ट की चैनल में जाकर के दोस्तों अवश्य देख लें। उनमें आपको 20 क्वेश्चन बताए थे इसमें यूपी पुलिस री एग्जाम वाली मॉक टेस्ट में दोस्तों, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों बताए थे। उम्मीद करते हैं आपने देख लिए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए है दोस्तों, जो मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो फुल वॉच करें दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसमें जीडी में काफ़ी लेवल हाई रहता है दोस्तों मैथ का, तो काफ़ी बच्चे 20 में 20 नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो हमारे द्वारा बताया गया तरीका दोस्तों शायद ही आपको समझ में आ जाए दोस्तों। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका लगता है दोस्तों। तो हम 20 के 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों आपको बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो बने रहें वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों आज हम एसएससी जीडी मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने खुल चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन लगाएगा। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें परसेंट दिया हुआ है, ये परसेंट दिया हुआ। अगर आपको परसेंट के बारे में जानकारी है तो दोस्तों क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान बना करके सॉल्व कर जाएंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं 9 दिन में 45% कार्य करते हैं। ए प्लस बी का है दोस्तों, और 9 दिन लेते हैं। 9 दिन में कितना कार्य करते हैं? 45% दोस्तों। तो 45% करते हैं, हमें 100% बताना है। तो 100% हम निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा 9/45 और इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 से काटेंगे, 5 ने 45 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9×45 आप कह लें। ठीक, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20 दिन हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ए प्लस बी दोनों 20 दिन लेंगे। उसी का वैल्यू दिया हुआ है 45% दोस्तों। तो इसको अगले पेज पर आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों हमने ए और बी के दिन निकाल लिए थे, कितना दिन लेते हैं उनमें कहा था कि 45%, तो हमारे हिसाब से 20 दिन हमने दोस्तों निकाल लिया था। ठीक, और ए अकेला जो कह रहे हैं कि ये 30 दिन लेता है, तो दोनों को आप इसमें एलसीएम निकालने पहले। तो एलसीएम निकालना आप जानते हो कि इसका 60 आ जाएगा। ठीक, तो 20×3 60, 30×2 60 दोस्तों। यहाँ तक आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों में जो हमारा लासा होता है भाई, कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमें पता चल चुका है कितना, 60 है दोस्तों। और इसी 60 कार्य को हमें 20 से कराना है। तो दोनों की क्षमता आपको पता है कितनी दी निकाल ली आपने, 3 निकाल ली। उसमें से ए की 2 है, तो 3 में से आप 2 घटा लेंगे तो कितना, 1 बचेगा। यानी कि 20 से 60 दिन लेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। रुपए दिए हुए इसमें दोस्तों 20,000 रुपये दिए हुए हैं। 20,000 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन छोटा जरूर आपको लग रहा होगा देखिए, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी कैलकुलेटिव है दोस्तों। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज सीखते हैं दोस्तों तो इस प्रश्न को दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, देखना दोस्तों। यानी कि 1 साल की दर दी हुई है, कितनी, 1 साल की दी है, यानी 9%। और उसमें 4 मंथ की कितनी दी है, 4 मंथ की आपको पता करनी है कि 1 साल में 9 लगती है। तो 4 मंथ की हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 9/12 करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। और यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 मंथ में आपकी 3% रेट लगेगी दोस्तों। पूरी साल में कितनी लग रही है, 9%। ठीक, तो अब आगे सवाल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। रुपये हैं कितने, 20,000। ठीक, 20,000 लिख लेंगे। इसको आप 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो 9% में और एक 3% में, क्योंकि आपको 2% लगेंगी दोस्तों। ठीक, तो 20,000 का आपको 9% निकालना है, कितना आ जाएगा, 800 दोस्तों। ठीक, 800 यानी 1800, सॉरी दोस्तों 1800 आ जाएगा। और यहाँ पर 20,000 का आपको 3% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 600। तो 600 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है दोस्तों। तो इसका 1800 का आप 3% निकालेंगे, 1800 का 3% निकालें तो कितना होता है, 54 होता है दोस्तों। ठीक, 54, तो 54 होता है। अब जो इतना बचा हुआ दोस्तों, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि 1800 और 54 और 600। तो 1800 में आप 600 पहले प्लस कर लें,
फिर 54 प्लस कर लें तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों, जो कितना आएगा जोड़ने पर आप जोड़ सकते हैं 2454 आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है, नहीं तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है दोस्तों। तो सहभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, इनका गुणनफल 1 होता है दोस्तों, 1 इंटू 323 दोस्तों। एक में किसकी गुणा करें वही आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा 323। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप सहभाज्य संख्याओं के बारे में नेक थोड़ा सा भी जानते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो काफ़ी सरल था। अब चौथे नंबर पर पढ़ लेते हैं, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात आपको पता करना है दोस्तों। परसेंट से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो इसमें चाहे आप ए मान के कर लो चाहे एक्स मान के कर लो, तो हम ए और बी मान के आपको बताएंगे। तो पहले ए का हम मानेंगे, 75% को क्या लिखते हैं दोस्तों 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप जानते भी होंगे दोस्तों, काफ़ी आपने तैयारी भी की होगी तभी आप मॉक टेस्ट दोस्तों दे पाते होंगे। यहाँ पर बाई लिखेंगे क्योंकि हमें इक्वल में बताना है दोस्तों, यहाँ पर इंटू लगाएंगे। फिर यहाँ पर 60% लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 3/5 होती है दोस्तों, 3/5 लिख लेंगे ठीक, 3/5 ये 60% की वैल्यू होती है ठीक। अब यहाँ से आप काट लेंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा दोस्तों, नीचे 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ए दोस्तों, ये पक्षांतर होगा तब 5 ए आ जाएगा। और अनुपात यहाँ पर कितना बचा हुआ है 4 बी बचा हुआ है। तो आपको बता देना है सिंपल सा कि ए अनुपात बी 4:5 आ जाएगा दोस्तों, 4:5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो तो ठीक, 4:5 आएगा इसका। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों ठीक। यहाँ पर 36/2, तो यहाँ पर आपको 36 में 2 का भाग लगा देना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 18 बचेगा, तो 18 लिख लेंगे, 18 प्लस यहाँ पर 3 का बाई में गुणा करेंगे तो 3 बाई हो जाएगा, 3 बाई बराबर 22 इधर को पक्षांतर करेंगे तो ये जुड़ जाएगा दोस्तों 8, 22 और 8 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बाई बराबर आ जाएगा 30 में से आप 18 को माइनस कर लें तो माइनस करेंगे तो बचेगा 12, तो 3 से इसको काटेंगे, बाई बराबर 3 12 4 रहेगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों हम बता रहे हैं, अगर आप इसका वो देखेंगे सोल्यूशन तो काफ़ी लंबा दिया हुआ है ठीक। अब ये प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है दोस्तों ठीक, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 15वीं पारी में उसके औसत दोस्तों, उसके बाद के औसत आपको बताने हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। तो 15 पारियों का औसत दिया हुआ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, 97 दिया हुआ है ठीक, और कह रहे हैं कि उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है दोस्तों। तो 15 पारियों का औसत जब 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा आप पता कर सकते हैं। 15 पना कितने होते हैं 75 बढ़ जाएगा दोस्तों ठीक, 75 बढ़ जाएगा। तो आप देख लेंगे पहले 97 था, अब 75 हो गया, कितना दोस्तों यहाँ पर माइनस कर लेंगे, कितना 22 बचेगा, यानी पहले 22 यानी वृद्धि हो चुकी है दोस्तों ठीक। अब आप जो 22 दिया हुआ है इसमें दोस्तों 5 बढ़ा हुआ था, तो इस 22 में भी 5 बढ़ेगा दोस्तों। तो 22 में जब 5 बढ़ेगा तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है आपको। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीका बताया है, उम्मीद समझ में आया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 7, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ABC इसमें अब रेशियो दिए हुए हैं, कितना A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है 5 और 6 दिया हुआ है, B और C कितना दिया हुआ है 6 और 7 दिया हुआ है। तो आप खाली जगह भर लें, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, इसके सामने वाली संख्या आती है दोस्तों, आप जानते होंगे ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 42 आ जाएगा दोस्तों। इसको आप और काट सकते हैं, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना 21 आ जाएगा दोस्तों ठीक, 21। इसको आप 3 से काट लेंगे ठीक, 3 से, तिप्छे 15 आ जाएगा ठीक, तिप्छे 15, तिछंग 18 आ जाएगा ठीक, 3 7 21। तो ये ABC का रेशियो बन जाएगा ठीक। अब पूछा हुआ A+B B+C C+A, एक बार इनको इसको जोड़ना है ठीक, यानी कि AB को जोड़ना है, फिर कितना है B और C को जोड़ना है, फिर A और C को इसको जोड़ना है, तो आपका जोड़ के आंसर आ जाएगा दोस्तों। पहले A और B को जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 6 को जोड़ें तो 11 आ जाएगा ठीक, 11। फिर B और C को जोड़ेंगे, यानी कि आप कितना 6 और 7 13 आ जाएगा, तो 13 लिख लेंगे। फिर अनुपात, फिर A और C यानी कि 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 11 13 12 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और हर कोई इस प्रश्न को दोस्तों बना नहीं पाएगा क्योंकि ये काफ़ी टफ भी है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 90% ने किया होगा और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपनी प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत हैं लगभग दशमलव के बाद एक स्थान तक गणना करें। दोस्तों आपको दशमलव के बाद एक स्थान तक बताने हैं तो देख लेंगे इसको भी दोस्तों। 100% मान के चलेंगे, ठीक दोस्तों। उसमें से 10 का मतदान नहीं हुआ तो कितने का हुआ होगा? 90 का हुआ होगा, ठीक। 90 पे हम चर्चा रखेंगे, एक तरफ विजेता होगा एक तरफ उपविजेता होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि 50 इसको मिल चुके हैं 50%, तो बचे होंगे कितने? 40 बचे होंगे, तो इधर लिख लेंगे। इस तरफ विजेता रहेगा, इस तरफ उपविजेता रहेगा, ठीक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें 150 जो मत हैं वो दोस्तों अवैध है तो यहाँ पर माइनस में 150 और लिखने पड़ेंगे, तभी में कैलकुलेशन में आसानी रहेगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से इसमें अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? 10 का। तो 10% प्लस का ये 150 दोस्तों साथ ही चलेगा 150 और बराबर में कितना दिया हुआ है, यानी कि कितने अधिक और कम बता रहे हैं? 350 मत मिले तो 350 लिख लेंगे, 350। तो दोस्तों यहाँ से हम 10% की वैल्यू निकाल लेंगे, 10% की वैल्यू निकाल लेंगे। 350 में से 150 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा? 200 बचेगा दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 10% ही निकाली तो हम 100% पता करेंगे, 100% पता करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 हो जाएगा, ठीक, 2000। तो यहाँ तक उम्मीद है आप एक एक स्टेप समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम 40% की वैल्यू और निकालेंगे। तो 40% की कितनी हो जाएगी? 10% की 200 है तो 40% की कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी, सिंपल सी बात, 800 हो जाएगी, ठीक। तो इसी 800 में से दोस्तों इसी 800 में से आपको 150 माइनस करने हैं दोस्तों। ये 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 650, क्योंकि उसमें इसी का प्रतिशत पूछा हुआ तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यही तो पूछा हुआ दोस्तों कि जो 650 है ये 2000 का कितना परसेंट है दोस्तों, ठीक। तो 100% में बताने के लिए 100 और इंटू यहाँ पर करेंगे कितना? 2000, ठीक, 2000। तो 1 0 से 1, 1 0 से 1 और 1 0 से 1, ठीक। अब आपको 65 बचा हुआ केवल, इसमें आपको केवल इसका डिवाइड कर देना है दोस्तों, ठीक। तो इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 32.5। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते इतना बड़ा प्रश्न था दोस्तों, हमने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है दोस्तों। पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। पहले आयत की लंबाई पूछी हुई है तो देख लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एल दिया हुआ और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो ये लंबाई जो है ये 3 गुनी है तो ये 1 मानने पड़ेंगे। आप चाहो तो एक्स लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों, ठीक, क्योंकि अनुपात है, कोई वास्तविक संख्या नहीं है दोस्तों। अनुपात होता है उसको आप बटे में भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर कहा है कि क्षेत्रफल इसका दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 3x इंटू फिर एक्स है क्योंकि ये लंबाई है ये चौड़ाई है दोस्तों, ठीक। फिर इसमें कहा है कि 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो 21 इसमें जोड़ेंगे बराबर। फिर इसमें लंबाई है 3, लंबाई में भी वृद्धि होती है 3x माइनस 7, एक बार कमी होती है एक बार वृद्धि होती है, ठीक, -7 हो गया दोस्तों, ठीक। फिर एक बार में गुणा यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक, गुणा होगा। फिर कोष्टक लगेगा x प्लस 7, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, ठीक दोस्तों, x प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आप गुणा करें 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस का 21 ही रहेगा, प्लस का 21 बराबर। फिर आपको 3 में इसका करना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 21 एक्स हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में दोस्तों 7 है तो 7 21 एक्स हो जाएगा। फिर -7x और 7 7 49 हो जाएगा, ये 7 7 49। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपको दिखने में शायद ही दिक्कत हो रही होगी दोस्तों, यहाँ पर हमने समीकरण बना लिया, आपको काट के दिखा देते हैं। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा तो जो बचा हुआ है यहाँ पर कितना x वाले पद एक तरफ होंगे दोस्तों। यहाँ पर 21x और 7x, इसमें से ये माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 14x बराबर। यहाँ पर 49 बचा हुआ है, यहाँ पर 21 बचा हुआ है तो ये कितना होता है? 70 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये 70 हो जाएगा। तो 14 पंचे 70 होते हैं, x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर जो 5 आया हुआ है दोस्तों इसको आपको रखना है और किस में रखना है? वो लंबाई पूछी थी, वो 3 गुनी नहीं थी हमने दोस्तों मानी थी, तो उसी में आपको x की वैल्यू रखनी है। तो x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 थी
15 आ जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। ये प्रश्न है 10 नंबर का। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान पर वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी थी दोस्तों। इसमें दूरी पूछी हुई है, यानी कि धारा की दिशा में दिया होगा, धारा की विपरीत दिशा में दिया हुआ। धारा की दिशा में यानी कि जुड़ता है दोस्तों, कितना हो जाएगा 9, और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि माइनस होता है तो कितना रहेगा जाएगा 3 रह जाएगा। तो यहाँ से आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक, एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है 9 इंटू 3 करेंगे, 9 इंटू 3, फिर 9 और 3 को जोड़ लेंगे दोस्तों, फिर 9 प्लस 3, 9 प्लस 3। ठीक, और यहाँ पर टोटल समय लिख लेना है आपको, कितना लग रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 घंटे का समय लगता है तो 3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर होती है 27, ठीक, और बट यहाँ पर 12 हो जाएगा, और इंटू 3 है दोस्तों। ठीक, 3, तो 3 से इसको कटाएंगे तो चौक 12, तो 27 में आप 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 6.75। तो दोस्तों यही 6.75 किलोमीटर की दूरी होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर ये है 11 नंबर का। एक बेईमान दुकानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों ये। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है दोस्तों। बहुत बेईमान है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है तो टी का मान कितना होगा, यानी परसेंट लाभ कितना हुआ दोस्तों, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया है बेईमान दुकानदार से प्रश्न। तो एक तरफ आपको लिखना है 1000 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम, और एक तरफ लिखना 800 ग्राम। ठीक, क्योंकि वो बेईमान है, वो 800 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, और कह रहा है कि 40% का लाभ कमा रहा है। तो 800 पर 140 का लाभ कमाएगा तो 140 हो जाएगा, 140/100। देखते हैं कितने का लाभ कमाता है। 1 0 से 1, 1 0 से 1, ठीक, ये 2 0 कट जाएंगे तो 14 और 80 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 14 ठीक 112 होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं वो 1000 ग्राम की जगह कितने तौलता है दोस्तों, 800 ग्राम ही तौलता है, और 1120 की भी बेच देता है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं फिर। ठीक, अब इसके बाद आपको T% बताना है। तो ग्राहक को क्या, ये ग्राहक को ये नहीं पता होता कि वो मुझे 800 ग्राम देता है, ग्राहक को पता होता है वो मुझे 1000 ग्राम ही दे रहा है, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है। तो 1000 ग्राम यहाँ से हम तुलना करेंगे, क्योंकि ग्राहक को पता है कि 1000 मिल रहा है। ठीक, और उसको पता है कि 1120 मिल रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसी में उसका लाभ देख लेते हैं कितना होता है, परसेंट लाभ। तो यहाँ से 1000 में जब 1120 में थे, 1000 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक, 120, और वो भी किस पर, 100 पर, ये उसको लाभ हो रहा है दोस्तों। ठीक, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 120 का लाभ, लाभ होता है किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपको मानना है 1000, और तो इसको इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12%। ठीक, उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 12 नंबर देख लेते हैं। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई दो छूटों के समतुल्य एकल छूट आपको बतानी है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। रामबाण फॉर्मूला आप जानते हैं, A+B, तो आप इनकी जगह कर एक x+y भी मान सकते हैं दोस्तों, कुछ भी मान लें, आंसर एक ही निकल के आएगा, A/B और बटे 100 होता है दोस्तों। ठीक, इसी पर आपका आंसर जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, 25 + 28 एक बार करेंगे, 25 + 28 माइनस 25 × 28, एक बार इंटू में होगा, और बटे 100। ठीक, बटे 100, तो 25 और 28 जोड़ेंगे कितना होता है, 53 होता है। ठीक, तो यहाँ से काट लेंगे, 25 चौकू 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 7, तो 53 में से आपको 7 माइनस कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो 46% की एकल छूट होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज इसमें पूछा लगता है, यानी कि ब्याज की दर पूछी है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज है 4 वर्षों में रुपये 12,144 और 6.5 वर्ष में रुपये 13,984 हो जाते हैं, तब ब्याज दर क्या होगी दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न। तो 4 वर्ष से लेकर 6.5 वर्ष तक का इतना अंतर देख लेते हैं, इसमें कितना वो मिलेगा दोस्तों ब्याज। तो इसमें अंतर करेंगे तो कितना अंतर निकल के आएगा, 2.5 वर्ष का, 2 से 1/2 वर्ष का। और उसमें सवाल में कितना दे रहे हैं तो यहाँ से हम घटा के देख सकते हैं, यानी कि 13,984 में से 12,144 माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 1840 बचेगा। तो 1840, और 2 सही 2 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 5/2 लिख सकते हैं, 5/2, तो 5 यहीं पर रहेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा।
तो इसको आप 5 से काट लेंगे तो 5 3 15 होते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 34 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, 5 छक्का 30 और बचे 4 तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 300 कितना आ जाएगा दोस्तों 368 आ गया। इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 368 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 736, तो 736 आ गया दोस्तों। अब हमें 4 वर्ष का पता करना, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2944। तो 2944 जो आया है दोस्तों, ये हमारा ब्याज आ चुका है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाएगा, अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। अब इसके बाद और आगे आपको बता देते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों सवाल में मूलधन दिया हुआ कितना 12,144, ठीक 12,144, और उसमें से आपको ये ब्याज माइनस कर देना है, तो आपको मूलधन पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक, ये मिश्र धन था दोस्तों। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये मिश्र धन था, ये मिश्र धन था, और ये ब्याज हमने पता कर लिया था कितना है 2944। तो ये मिश्र धन है, ये ब्याज है दोस्तों। यहाँ से हमें मूलधन पता चल जाएगा कि हमारा मूलधन कितना था, तो मूलधन इसमें से माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 9200 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो मूलधन 9200 आ जाएगा। तो आपको दर बतानी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, बहुत सोल्यूशन करना पड़ रहा है। तो दर बतानी, तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे मूलधन, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा बटे मूलधन। तो साधारण ब्याज आप निकाल चुके हैं, कितना आया 736 हम निकाल चुके हैं पीछे। ठीक दोस्तों, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, और बटे मूलधन कितना आया 9200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 92 का इसमें आप भाग लगा देंगे तो दर 8% निकल के आ जाएगी दोस्तों। इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी कठिन भी नहीं है दोस्तों, आसान कैलकुलेशन अब बची हुई है। अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ है। पाइप ए एक टैंक को दोस्तों 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। 3 लोग दिए दोस्तों, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक, 2 भरने वाले हैं तो इन पर हम प्लस लगा लेंगे, एक खाली करने वाला तो इस पर माइनस लगा लेंगे दोस्तों। ये कितने मिनट लेता है, ये 12, ये 18 और ये 36, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 एक 36, यानी कि ये दोनों मिलकर के 5 की क्षमता से दोस्तों भरेंगे और ये 1 की क्षमता से खाली करेगा। तो भरा कितना जाएगा 36, यानी कि सॉरी दोस्तों 36 जो है टंकी की क्षमता है, लेकिन 4 भरा जाएगा, क्योंकि ये दोनों 5 मिलकर के भर रहे हैं, लेकिन उसमें से ये एक खाली कर रहा है, तो 5 में से जाएगा 4, तो 4 से इसमें भाग लगा देंगे। यही पूछा है कि कितने मिनट लगेंगे, तो 9 मिनट लगेंगे, तो 9 से ये कट जाएगा, 4 ने 36 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ लेते हैं। रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए दशमलव के स्थानों तक दोस्तों, 2 दशमलव के स्थानों तक। तो इस तरीके के सवालों में टोटल दूरी हम दोस्तों किस तरीके से मानते हैं, जो इनका एलसीएम होता है 10 20 और 80, इसी में दोस्तों हम टोटल दूरी मान लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 80, तो 80 हम टोटल दूरी मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो हम तभी सवाल को आसान बना पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले 80 का आप पहले कितना का है 1/4 भाग, तो फिर 1/4 निकालेंगे, फिर 1/4 का है तो फिर 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 निकाल लेंगे, 4 दूनी 8 यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, तो 20 20 40 हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, चाहे 80 है तो 40 ये शेष ही बचेगा दोस्तों। तो इसको अगले पेज पर देख लेते हैं। तो इसके बाद हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है, एवरेज स्पीड बराबर, तो यहाँ पर हमने कुल दूरी कितनी मानी थी 80, और उसमें भी समय कितना लग रहा है, तो दोस्तों पहले 1 घंटे का लग रहा है, फिर 2 घंटे का लग रहा है, फिर आधे घंटे का लग रहा है दोस्तों। ठीक, तो टोटल यहाँ पर 3.5 घंटे का समय भी लग रहा है, जोड़ लेंगे आप इन सबको। ठीक, तो यहाँ पर 80 की दूरी है, ठीक 80 और 3 पॉइंट यहाँ पर कितना है 5 है दोस्तों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7 यहाँ पर 2 यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160, 80 दूनी 160/7। तो इसमें जब इसका आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 22.86, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 16 नंबर देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या है दोस्तों, यहाँ पर 45 है दोस्तों। ठीक, बेलन का व्यास पूछा है। तो इस तरीके के सवालों में होता क्या दोस्तों, जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो शंकु का आयतन पहले यहाँ पर लिख लेंगे, शंकु का आयतन। ठीक, यहाँ पर फिर बेलन का आयतन लिख लेंगे, बेलन का। ठीक, शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h बराबर, और बेलन का आयतन तो आपको पता होता है πr² h।
यहाँ से पाई से यहाँ से पाई खत्म। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है 1/3 इंटू, फिर आर की वैल्यू आपको रखनी है, पहले 9 का है तो 9 का वर्ग होगा दोस्तों। ठीक, 9 इंटू 9, फिर ऊंचाई कितनी है 15 की दी, केवल मान पुट करने दोस्तों, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर आर स्क्वायर अब बचा हुआ है। ठीक, यानी आर स्क्वायर तो एक तरफ आपको पता ही करना है, और इंटू यहाँ पर 45 है 45। अब इसको अपन काटा पीटी कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, 3 3 का 9, फिर यहाँ से कितना बचा है 15 3 45 हो जाएगा। 3 से ये 3 खत्म दोस्तों, तो आर स्क्वायर बराबर केवल 9 बचा हुआ है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो व्यास पूछा है, तो डी बराबर कितना होता है 2r होता है, ये इसकी दुगनी होती है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका व्यास कितना हो जाएगा 6। तो उम्मीद करते दोस्तों, उम्मीद करते बी में दिया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 17, एक टेबल फैन को दोस्तों ठीक 2827.06 पैसे रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है, तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसमें से आप आसानी से माइनस कर लेंगे, तो देख लेते हैं कितना बचेगा 59 और 7.06 इतना बचेगा दोस्तों, आप घटा के देख सकते हैं। ठीक, तो इसी पर हमें एक तरफ लॉस प्रॉफिट लिखना है, एक तरफ लॉस लिखना है, तभी क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी लंबा दिया हुआ दोस्तों। ठीक, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है 7/50 होती है दोस्तों। ठीक, 7/50, तो यहाँ पर आपको 50 लिख लेना है। ठीक, लॉस, और इसी तरफ प्रॉफिट की तरफ 57 लिख लेना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं, आसानी रहेगी। तो दोस्तों यही जो 50 था ये प्रॉफिट उसकी तरफ हमने लिखा हुआ था दोस्तों। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 50 था दोस्तों ये हमने लॉस की तरफ लिखा हुआ था, इसी के बारे में आपको बताते हैं। ये 50 था और फिर हमने जोड़ के 107 लिखा हुआ था दोस्तों। ठीक, फिर जो इसी का कितना परसेंट है इसमें देख लेते हैं 69, क्योंकि 59 दिया है दोस्तों, 59 7.06। ठीक, अपॉन में यहाँ पर परसेंट बताने के लिए 100, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो दोस्तों बढ़ जाएंगे। तो इसी को हल करके दोस्तों आपको आंसर लाना है। तो काटेंगे आप इसे 50 से इसको काटेंगे, कितनी बार 2 बार कटेगा। इस 107 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये 107 से 558 बार पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 यहाँ पर 9, 279 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक, 279 बार। और दोस्तों जो सवाल में दिया हुआ है ये रुपए दिए हुए थे कितने 22 30, ये 22 जो 30 दिए हुए हैं इसी को आप इसमें जोड़ देना है दोस्तों। इसको 279 को इसमें जोड़ देना है, 279 को इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2509। तो 2509 दोस्तों यही आपका जो मूल रुपया है, इसी आपको मूल रुपया आ चुका है। इसी पर कहा है कि 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें किसका बेचना चाहिए, यानी कितने का बेचना चाहिए। तो यहाँ पर कि लाभ बताने के लिए इस बटे का 100 होगा दोस्तों। तो इसी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका लाभ आ जाएगा दोस्तों कितना 2860.26, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो इकाई अंक का पता कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और 4, तो इसी का जब अपन इकाई अंक मिलाएंगे तो 9 चौक 36, तो 36 में 6 आएगा, तो 6 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। ये 18 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें एक संख्या दी हुई कहा है, ये 11 अंकों की ये संख्या है, कहा कि 72 से डिविजिबिलिटी है दोस्तों। तो 72 का हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 8 और 9, संख्या 8 और 9 से कट जाएगी, 72 से भी कटेगी दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया ये है दोस्तों, 72 का हुआ, एक 88 का हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप जबरदस्त दोस्तों याद कर लें दोस्तों। ठीक, अपना उसमें रखें, अपनी तैयारी में दोस्तों ये दोनों आप रखें। ठीक, तभी पता नहीं कब सवाल बन जाए दोस्तों। ठीक, यहाँ पर बन भी गया है। तो देखेंगे 8 का हम पहले लगाएंगे, तो 8 का होता है अंतिम के 3 अंक 5 x और 6। ठीक, तो इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, ये संख्या कट जाए, 0 रखेंगे देखेंगे कभी नहीं कटेगी, 1 रखेंगे देखेंगे कभी नहीं रखेगी कटेगी दोस्तों, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। हम रखेंगे, आप चाहो तो रख के देख सकते हैं, 2 से नहीं कटेगी। 3 रखेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगी, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, अब बाई की हमें पता करनी है। बाई की होता क्या कि अंकों का योग कर लें आप, इन सभी संख्याओं का अंकों का जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो 52 में आप क्या जोड़ देंगे, संख्या 9 से कट जाए तो 2 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगी, तो 9 छक्के 54, यानी तो 9 कट जाएगी दोस्तों, यानी 54 ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमारा जो x का मान 3 निकल के आया और बाई का मान जो निकल के आया वो 2 निकल के आया है। तो अंडर रूल x और बाई पूछा हुआ है, तो 3
और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, अंडर रूल में 6। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 19 है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% भाग अन्य खर्ची पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं दोस्तों। उसकी मासिक आय क्या थी दोस्तों? मासिक आय आपको बतानी है, तो देख लेते हैं इसको भी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20 दोस्तों, ठीक, 3/20। 75% क्या होती है? 3/4। ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो 20 और 4 इसी में हम कुल आय मानेंगे दोस्तों, इसके एलसीएम में, तभी सवाल हम आसान बना पाएंगे। तो 20 चौको 80, इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो 80 का हम पहले 3/20 निकालेंगे, क्योंकि हमें 15% उसमें से निकालना है। तो इसका 3/20 निकालेंगे पहले। 3/20 कितना? 12, ठीक, 3/20 12। अब 80 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 68। तो 68 का भी आपको 2 पार्टों में निकालना है। 3/4 इसका पहले पता करना है, तो इसका 51 होता है, इसका 17 होता है। यहीं पर जो 17 आया है वो इसी की वैल्यू दी है, कितना? ये 17 जो बचा हुआ भाग है तो इसी की वैल्यू कितनी दी है? 1700 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 100 यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 80 पार्ट की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 80 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000 आएगी। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ठीक, 8000 आ जाएगी। ठीक, अब इससे आगे बताते हैं आपको। तो यही जो 8000 आया है यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। उसकी मासिक आय कितनी थी? तो 8000 थी दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर देख लेते हैं, ये लास्ट है 20 नंबर का। एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय दिया हुआ दोस्तों ₹371 दिए हुए। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ कितना लिखना है आपको? बुक लिख लेना है, और एक तरफ क्या लिख लेना है? एक तरफ पेन लिख लेना है। तो ठीक, तो पेन को हम 100 मान के करेंगे, तभी हम दोस्तों आंसर बता पाएंगे परसेंट में, ठीक। तो यहाँ पर 100 है, इससे कितना? 12% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इसको किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे इसको। ये कितने कटेगा? 25 चौको 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और ये 28 से कट जाएगा, यानी 4 से कटेगा तो 28 बार कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में इन सबका योग करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सवाल में कहा है कि 371 रुपये कुल दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो इसमें 28 और 25 को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 371। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो एक पार्ट की करेंगे तो 371 और बटे 53 दोस्तों, इसका इसमें भाग लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और उसमें पूछा क्या हुआ है? तो कलम का क्रय मूल्य, यानी कलम 25 की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 175 दोस्तों। इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे तो 175 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए दोस्तों बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए होंगे दोस्तों, वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। हम ऐसा ही सोल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, उस पर ये पीडीएफ फुल मिल जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।